नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है दो ध्रुवीयता का अंत, चैप्टर सेकंड, ट्वेल्थ क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास का। गेट 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, आप मेरी तरह बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको इससे पता ही होगा कि हम कितना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पर। पेड वीडियो आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं विद पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंस्टा मोजो पर सारी पीडीएफ्स उपलब्ध है। आप वहां से जाकर उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू सिलेबस 2020-21 30% जो रिड्यूस करके आया है उसी के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। और जो न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और इसमें 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले है दो ध्रुवीय विश्व की व्याख्या करो और दो ध्रुवीयता से क्या अभिप्राय है। मतलब जो दो ध्रुव है विश्व में उसकी व्याख्या करनी है या उससे क्या अभिप्राय है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो ध्रुवीय विश्व के पतन के कोई 4 कारण लिखिए कि जो दो ध्रुवीय विश्व है इसके पतन के क्या कारण हैं। इसके साथ साथ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो ध्रुवीय विश्व के विकास के क्या कारण हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के विषय में आप क्या जानते हैं। पार्ट 1 के अंतर्गत वह क्वेश्चन लिए गए हैं जो 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं पेपर में हमेशा। फिफ्थ क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार के विषय में आप क्या जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो सोवियत संघ है उसकी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम जल्दी से जल्दी ट्वेल्थ क्लास के सभी लेक्चर्स कंप्लीट करा के सैम्पल पेपर स्टार्ट कर दें और साथ ही साथ आपको सारे न्यू टॉपिक्स भी प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दो ध्रुवीय विश्व के अर्थ की व्याख्या करो। अर्थात जो दो ध्रुवीय विश्व है इसका क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या करना है। दो गुटों ब्लॉक या कैंप में बटे विश्व को दो ध्रुवीय विश्व का नाम एक अंग्रेजी इतिहासकार टायनबी ने दिया था। उन दिनों में टायनबी ने लिखा कि विश्व के सभी देश कुछ न कुछ मात्रा में अमेरिका या रूस पर आश्रित है। कोई भी पूर्णता इन दोनों से स्वतंत्र नहीं है। यही दो ध्रुवीय विश्व है। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या है। दो गुट या ब्लॉक या कैंप में बटे विश्व को दो ध्रुवीय विश्व का नाम अंग्रेजी इतिहासकार जो है टायनबी ने दिया है। और टायनबी ने लिखा है कि विश्व के सभी देश कुछ न कुछ मात्रा में किस पर निर्भर है, अमेरिका या रूस पर आश्रित है। कोई भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, इन दोनों से स्वतंत्र नहीं है। दोनों किसी न किसी रूप में अमेरिका और रूस पर आश्रित है। यही दो ध्रुवीय विश्व है। अर्थात विश्व जो है दो ध्रुवों में बटा हुआ है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रूस है। मॉर्गेंथो के अनुसार द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस की अन्य देशों की तुलना में शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वह स्वयं ही एक दूसरे को संतुलित कर सकते थे। कहने का अर्थ है कि जो 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45, इसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस की अन्य देशों की तुलना में शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि वह स्वयं ही एक दूसरे को संतुलित कर सकते थे। इस प्रकार शक्ति संतुलन बहुध्रुवीय से दो ध्रुवीय में बदल गया। अर्थात जो शक्ति संतुलन है इसके बाद बहुध्रुवीय से दो ध्रुवीय में बदल गया, क्योंकि 1945 के बाद जो दो शक्तिशाली देश निकले वह था अमेरिका और सोवियत रूस। ठीक है, इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के बाद कई वर्षों तक ये दो महाशक्तियां ही विश्व स्तर पर प्रभुत्वशाली बनी रही। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया इसके बाद ये दो महाशक्तियां ही विश्व स्तर पर प्रभुत्वशाली बनी रही और समस्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु थी। शक्ति संरचना का यह रूप दो ध्रुवीय या द्विकेंद्रीय विश्व या व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि 1945 जो 1945 है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इसके पश्चात विश्व में
दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई। एक थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी थी सोवियत रूस। ये दो महाशक्तियाँ उभर कर आई और जो विश्व बहुध्रुवीय था वह दो ध्रुवीय में बदल गया, अर्थात दो ही देश शक्तिशाली रह गई। और जो 1945 के युद्ध के बाद ये दोनों ही महाशक्तियाँ प्रभुत्वशाली बनी रही और विश्व में इनका ही प्रभुत्व रहा। शक्ति संरचना का यह रूप है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, इन्हें क्या कहा गया? दो ध्रुवीय विश्व कहा गया। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, दो ध्रुवीय विश्व के पतन के कोई 4 कारण लिखें। जो दो ध्रुवीय विश्व है इसके पतन के 4 कारण लिखने हैं। अमेरिकी गुट में फूट। दो ध्रुवीय विश्व के पतन का एक प्रमुख कारण अमेरिकी गुट में फूट पड़ना। फ्रांस तथा इंग्लैंड जैसे देशों पर अमेरिका पर अविश्वास करने लगे थे। जो फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश थे यह अमेरिका पर अविश्वास करने लगे थे। इसके साथ साथ सोवियत गुट में फूट। सोवियत गुट में फूट भी जो है दो ध्रुवीय विश्व के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। जिस प्रकार अमेरिकी गुट में फूट दो ध्रुवीय विश्व के पतन का एक कारण बनी, वही सोवियत गुट में पड़ी फूट ने भी दो ध्रुवीय विश्व के पतन की ओर धकेला। थर्ड है सोवियत संघ का पतन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो ध्रुवीय विश्व के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सोवियत संघ का पतन था। एक गुट के पतन से ही दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्वयं में भी समाप्त हो गई। मतलब सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में एक ही ध्रुव रह गया, तो जिसके कारण दो ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई। फोर्थ इम्पॉर्टेंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। दो ध्रुवीय विश्व के पतन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका भी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन अधिकांश विकासशील देशों को दोनों गुटों से अलग रहने की सलाह देता था। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसने सोवियत संघ और अमेरिका दोनों गुटों से दूर रहने की सलाह दी, इनके साथ ना शामिल होने की सलाह दी और इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। ये महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण दो ध्रुवीय विश्व का पतन हो गया। अब हम पढ़ते हैं दो ध्रुवीय विश्व के विकास के क्या कारण थे। सबसे पहले है शीत युद्ध का जन्म। दो ध्रुवीय विश्व के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण शीत युद्ध का जन्म, जिसके कारण जो है दो ध्रुव का विकास हुआ। शीत युद्ध के कारण ही विश्व अमेरिकी एवं सोवियत गुट के रूप में दो भागों में विभाजित हो गया था। सैनिक गठबंधन। दो ध्रुवीय विश्व का एक कारण सैनिक गठबंधन था। सैनिक गठबंधन के कारण अमेरिका सोवियत संघ में सदैव संघर्ष चलता रहता था। जो सैनिक गठबंधन था इसके कारण क्या होता था कि हमेशा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है संघर्ष चलता रहता था। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पुरानी शक्तियों का पतन। जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले शक्तियाँ थी उन शक्तियों का पतन हो गया था और विश्व में दो महाशक्तियाँ उभर कर आई, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। के कारण विश्व में दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान जैसी पुरानी महाशक्तियों का पतन हो गया। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? इन सभी महाशक्तियों का पतन हो गया और विश्व में अमेरिका एवं सोवियत संघ दो ही शक्तिशाली देश रह गए। इसी कारण दो ध्रुवीय विश्व का विकास हुआ या उदय हुआ। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अमेरिका की विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका। दो ध्रुवीय विश्व का एक अन्य कारण अमेरिका का विश्व राजनीति में सक्रिय भाग लेना भी था। जो दो ध्रुवीय विश्व का विकास हुआ इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या था कि अमेरिका जो है विश्व राजनीति में सक्रिय भागीदारी ले रहा था। शीत युद्ध का जन्म हो चुका था, सैनिक गठबंधन हो रहे थे और पुरानी महाशक्तियों का पतन, जिसके कारण विश्व में दो ध्रुवीय विश्व का विकास हुआ। फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के विषय में आप क्या जानते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स में। सोवियत संघ के पतन के पश्चात अस्तित्व में आए नए गणराज्यों ने शॉक थेरेपी की विधि द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया, परंतु शॉक थेरेपी के परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को लाभ की अपेक्षा हानि हुई। रूस में राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा ढलने लगा। लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों बेचा गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। इसमें यह कहा गया कि सोवियत संघ के पतन के पश्चात अर्थात 1989 बर्लिन की दीवार ढह जाना और इसके पश्चात 1991 तक सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विघटन हो चुका था। नए गणराज्य उभर कर आए और इन्होंने शॉक थेरेपी की विधि को अपनाया। शॉक थेरेपी के अकॉर्डिंग अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, परंतु शॉक थेरेपी के परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को लाभ की अपेक्षा हानि हुई, क्योंकि
सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया। इनको लगा कि इस विधि को अपनाने के पश्चात हमें फ़ायदा होगा, लाभ की अपेक्षा हानि हुई। रूस में राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा ढलने लगा। रूस में जो राज्य नियंत्रित था, सब कुछ राज्य के हाथ में था, वह ढांचा ढलने लगा, जिसके पश्चात 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेच दिया गया, सारी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया। इसे क्या कहा गया? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है, जिसमें 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया, जिससे बहुत ही ज़्यादा हानि हुई। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार के विषय में आप क्या जानते हैं? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी 2 भागों में बट गया था। पश्चिम जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था, जबकि पूर्वी जर्मनी साम्यवादी सोवियत संघ के प्रभाव में था। कह रहा है कि जब शीत युद्ध अपने जोरों पर था, तब जर्मनी 2 भागों में बट गया। जो पश्चिम था वह अमेरिका के प्रभाव में था, जो पूर्वी जर्मनी था वह साम्यवादी व्यवस्था के प्रभाव में था। सन 1961 में दोनों भागों के बीच में एक दीवार बना दी गई। जो 1961 का समय था, इसमें दोनों भागों के बीच में एक दीवार बन गई, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। क्या कहा जाता था? बर्लिन की दीवार कहा जाता था। यह दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को बांटती थी। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के प्रभाव में, पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के प्रभाव में था। 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को तोड़कर जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। ये जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, ये बर्लिन जगह का नाम है, जहाँ पर जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया था। पर 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को तोड़ दिया गया और जर्मनी का पुनः एकीकरण कर दिया गया। इसी के पश्चात जो है सोवियत संघ का विघटन स्टार्ट हो गया था। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अर्थात सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका की ही भांति अन्य देशों से बहुत आगे थी। जो सोवियत संघ था, इसकी अर्थव्यवस्था भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के करीब थी और अन्य देशों से बहुत आगे थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक विकसित और उन्नत थी। जो सोवियत संघ है, इसकी संचार प्रणाली बहुत अधिक विकसित थी और उन्नत थी। ठीक है। इसके साथ साथ सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे। जो सोवियत संघ है, इसके पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी शामिल हैं। जिसमें कौन कौन से पदार्थ शामिल थे? खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, सरकार ने अपने नागरिकों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और यातायात शामिल हैं। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है, वह बहुत ही उन्नत थी। वह जो है अमेरिका की भांति अन्य देशों से आगे थी, बहुत ही विकसित और उन्नत थी और सभी संसाधनों की पूर्णता थी उसमें। इसके साथ साथ बुनियादी सुविधाएं भी जो है सरकार समय समय पर उपलब्ध कराती थी। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी के साथ साथ आप इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।